कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि जल्दी से बोली, प्लीज़ ना डिस्ट्रॉयर, इतनी जिद मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मैं खुद आपसे बता दूँगी जब मुझे मानो से डिवोर्स लेना होगा, लेकिन अभी अभी नहीं। प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। सृष्टि की बात सुनकर प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। सबसे बड़ी बात जो उसे सृष्टि के मामले में कमज़ोर करती थी, वो सृष्टि की आंखों में आंसू ही होते थे, और एक बार फिर से उन आंखों को देखकर वो कमज़ोर पड़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा पीछे की तरफ हट गया। सृष्टि उसके पास आई और बोली, आप नहीं जानते डिस्ट्रॉयर, इस वक्त मैं किस कंडीशन में हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गया। 2 साल में मैंने कभी मानव के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। उन्होंने जो किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त किया है। मैं मानती हूँ गलती मेरी भी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता, और मैं इतनी जल्दी शायद आपसे वो बातें कर भी नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। ये बोलते हुए वो जिस तरह से रिक्वेस्ट और उम्मीद भरी नज़रों से प्रलय को देख रही थी, प्रलय अब कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, लेकिन प्रॉमिस करो कि अब आइंदा तुम इन लोगों की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करोगी। अगर ये कुछ भी कहेंगे तो तुम मुझे बताओगी, पता तो मुझे वैसे भी चल जाएगा, और तुम जानती हो जब मुझे कुछ पता चलेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतना कि तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम सिर्फ प्यार नहीं हो, मेरा ऑब्सेशन हो, और तुम्हारा ये ऑब्सेसिव लवर तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल है। ये बोलते हुए प्रलय की आंखों में बेहद जुनून नजर आ रहा था। सृष्टि एकटक उसकी तरफ देख रही थी। तभी प्रलय मुस्कुराया और बोला, खैर मेरी ये जिद तो तुम पूरी नहीं कर रही, लेकिन मेरी एक जिद तुम्हें पूरी करनी होगी। सृष्टि धीमे से बोली, क्या? प्रलय ने मुस्कुराते हुए अपना गाल उसके आगे किया और अपने गाल पर उंगली से टैप की, तो सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी बाहर से संतोष जी की उसे आवाज़ आई। सृष्टि तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, पहले मेरी ये जिद पूरी करो, उसके बाद जाना। सृष्टि प्रलय से उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर, छोड़िए ना मुझे। अगर कोई अंदर आ गया तो, अगर किसी को पता लग गया तो। प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो मैंने तो कहा है तुमसे, मेरी जिद पूरी कर दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपना गाल सृष्टि के थोड़ा सा आगे कर दिया, तो सृष्टि ने अपनी नज़रें झुका ली। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी करो वरना यहीं पर सोने का प्रोग्राम बना लेना है मैंने। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ। सृष्टि अपनी मुस्कुराहट को छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसने नज़रें उठाकर प्रलय के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से अपने होठ को उसके गाल की तरफ बढ़ाकर बहुत ही हल्के से उसे चूम लिया। तो प्रलय ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए बोला, सच में जानलेवा हो तुम। सृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन जब एक बार फिर से बाहर से आवाज़ आई तो वो तुरंत बोली, अब जाइए प्लीज़, मुझे बाहर जाना है। प्रलय मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। सृष्टि भी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे प्रलय के बाहर निकलने का इंतज़ार था, ताकि बालकनी से प्रलय बाहर जाए और वो यहाँ से बाहर दरवाज़ा खोले। लेकिन तभी प्रलय जल्दी से उसके पास वापस आया और उसके गाल को चूम कर बोला, मेरी तरफ से तो रह ही गया। ये बोलकर उसने सृष्टि के पेट पर चिकोटी काटी और तुरंत भागते हुए वहाँ से चला गया। सृष्टि ने दर्द से एक आह भरी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं प्रलय आकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर नताशा लिखा हुआ था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से नताशा के रोने की आवाज़ आने लगी। नताशा के रोने की आवाज़ सुनकर प्रलय तुरंत बोला, नताशा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सामने से नताशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके रोने की आवाज़ आती रही। प्रलय एक बार फिर से परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ नताशा, मुझे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है क्या? लेकिन इस बार भी नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रलय अब और भी ज़्यादा घबराने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, कॉल चल रही थी, लेकिन सामने से नताशा का कोई जवाब नहीं आ रहा था।
वो एक बार फिर से बोला, नताशा मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? रो क्यों रही हो तुम? और हो कहाँ पर तुम? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम घर पर हो क्या? नताशा रोते हुए बोली, नहीं भाइयों, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हॉट हॉट स्मोकर्स क्लब में हूँ। प्रलय हैरानी से बोला, हॉट स्मोकर्स क्लब? लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम पार्टी में गई थी क्या? नताशा रोते हुए बोली, हाँ भाई, मैं पार्टी में आई थी। बोलते बोलते अचानक वो चुप हो गई और फिर किसी के चीखने की आवाज़ आई तो प्रलय की आंखें हैरत से फैल गई। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी ही स्पीड से हॉट स्मोकर्स क्लब की तरफ बढ़ा दिया। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही वो क्लब के अंदर पहुंचा और अंदर आते ही उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। क्लब में कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं था, आसानी से लोग पहचान में भी आ रहे थे, लेकिन उसे नताशा कहीं नज़र नहीं आई। अभी वो मैनेजर के पास जाने ही वाला था कि एक लड़के की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी, यार कितनी मस्त लड़की है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो उन दोनों को मैं कमरे में छोड़ कर आया हूँ, अब एक बार जल्दी से ड्रिंक का इंतज़ाम कर ले, उसके बाद दोबारा रूम में चलते हैं, तब तक बाकी सबको भी उनके साथ मज़ा करने दे। उस लड़के की आवाज़ सुनकर प्रलय के कान खड़े हो गए थे और उसकी बात सुनकर तो प्रलय का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो तुरंत उस लड़के के पीछे पीछे गया। वो लड़का काउंटर पर खड़ा होकर ड्रिंक ऑर्डर करने लगा। तभी प्रलय ने पीछे से उसके गिरेबान को पकड़ा और जैसे ही उन दोनों लड़कों ने प्रलय की तरफ पलट कर देखा, प्रलय ने एक लड़के के चेहरे पर जोरदार पंच जड़ा और बोला, नताशा कहाँ है? उस लड़के की आंखें हैरत से फैल गई। दूसरे वाला लड़का तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन प्रलय ने अपना पैर नीचे की तरफ हटाया। वो लड़का तुरंत सीधे मुंह के ज़मीन पर गिरा। प्रलय ने जिस लड़के के गिरेबान को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, एक पंच उसके चेहरे पर और जड़ा और बोला, बता कहाँ है नताशा? वो लड़का डर से कांपते हुए बोला, रूम नंबर 101। जैसे ही उस लड़के ने कहा, प्रलय ने वो साइड में रखी हुई कांच की बोतल उठाई और उस लड़के के सिर पर जोर से दे मारी। अगले ही पल उस लड़के की जोरदार चीख निकली और वो लड़का बेहोश होकर वहीं गिर गया। प्रलय अब दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा और उसकी पीठ पर जोर से अपना पैर रखते हुए अपना दूसरा पैर उसके सिर पर दे मारा और उस लड़के के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उन दोनों को दर्द से तड़पते हुए छोड़कर प्रलय अब जल्दी से रूम नंबर 101 की तरफ बढ़ गया। प्रलय ने जैसे ही रूम नंबर 101 का दरवाज़ा खोले, उसे वहां पर सामने की तरफ बेड पर लेटी हुई ईरा दिखाई दी। ईरा को वहां पर देखकर प्रलय के होश उड़ चुके थे। ईरा के हाथों को बेड रेस्ट पर बांधा हुआ था और उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। ईरा को वहां देखकर प्रलय समझ चुका था कि ईरा नताशा के साथ ही होगी, लेकिन प्रलय की नज़रें अब नताशा को भी ढूंढ रही थी। नताशा उसे कहीं नज़र नहीं आई, पर वो ईरा को भी छोड़कर नहीं जा सकता था। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ पर दो लड़के ईरा को घेर कर खड़े थे। प्रलय के कदमों की आहट सुनकर उन दोनों लड़कों ने तुरंत पलटकर प्रलय की तरफ देखा और बोला, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? अभी उनमें से एक लड़का ये बोल ही रहा था कि प्रलय ने अपनी लाश जोर से उसके पेट पर मारी और वो लड़का सीधा दीवार पर जा गिरा। साइड में रखा हुआ बांस उसके हाथ से उसके ऊपर ही गिरा और उस लड़के के सिर पर चकनाचूर हो गया। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा था। दूसरा लड़का तुरंत प्रलय की तरफ आया और एक जोरदार मुक्का उसने प्रलय के मुंह पर मारा तो प्रलय का चेहरा एक तरफ हो गया। लेकिन अगले ही पल प्रलय ने अपनी गुस्से से जलती हुई नज़रों से उस लड़के की तरफ देखा और अपनी कोहनी उसके गर्दन पर दे मारी। वो लड़का दर्द से चिल्लाया और उसकी गर्दन एक तरफ घूम गई, लेकिन उस लड़के ने जल्दी ही खुद को संभाला और अगले ही पल प्रलय के गिरेबान पर अपना हाथ रखकर प्रलय की शर्ट को खींच दिया तो वो शर्ट आगे से थोड़ा फट गई। प्रलय ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसने अपनी शर्ट को उतार कर साइड में फेंका और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि प्रलय राणा के गिरेबान को हाथ लगाओ। ये बोलकर उसने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे की दूसरी तरफ जड़ा तो अब लड़के की गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क गई। प्रलय ने ईरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, नताशा कहाँ है? अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय का फ़ोन बजा। उस लड़के को एक झटके से छोड़ते हुए प्रलय ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो उस पर नताशा के नंबर से कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से नताशा की आवाज़ आई,
भाइयों आप कहाँ हैं? मैं घर पर आ गई हूँ, लेकिन नीरा अभी भी उस क्लब में है। मैं मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग कर आई हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ईरा को बचा लीजिए भाइयों। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना भाइयों? प्रलय तुरंत बोला, तुम घर पहुँच गई हो? तुम ठीक तो हो ना नताशा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं अभी घर आ रहा हूँ। नताशा तुरंत बोली, प्लीज़ भाइयों आप ईरा को लेकर आइएगा। मेरी वजह से ईरा भी उन लोगों के बीच फंस गई। वो लोग बहुत गंदे थे, हमें एक रूम में लेकर गए। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय बोला, हीरा सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो मेरे सामने ही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी घर पर आ रहा हूँ। उसकी बातें सुनते हुए नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और ईरा की तरफ देखने लगा जिसके हाथ बंधे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसके साथ वाली सीट पर एक शख्स बैठा था जो दिखने में ही गुंडा मवाली टाइप का लग रहा था। नताशा ने डैशबोर्ड में से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस लड़के की तरफ बढ़ाई और बोली, थैंक यू सो मच। अगर आगे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। उस लड़के ने नताशा से वो नोटों की गड्डी लिया और उसे अपने सिर पर लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, आप तो जब मर्जी याद कीजिएगा मैडम, आपकी मदद करके तो मुझे अच्छा लगेगा और पैसों के लिए शुक्रिया। ये बोलकर वो लड़का गाड़ी से बाहर निकल गया और नताशा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो आपको ईरा के करीब जाना ही पड़ेगा भाइयों। अब मैं भी देखती हूँ कि आप ईरा को कैसे इग्नोर करते हो। ईरा मेरी पसंद है और मेरी पसंद को आपको अपनी पसंद बनाना ही होगा। प्रलय ने जल्दी से आकर ईरा के हाथों को खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तुम लोग खुद को संभाल नहीं सकती तो क्लब आने की ज़रूरत क्या थी? मुझे फ़ोन कर दिया होता, ज़रूर तुमने ही नताशा को क्लब आने के लिए कहा होगा। अभी वो बोल ही रहा था कि ईरा तुरंत अपनी जगह से उठी और सीधा प्रलय के सीने से लग गई। प्रलय एकदम सुन्न रह गया। ऐसे किसी लड़की का उसके सीने से लग जाना उसके लिए बहुत अजीब था। ईरा ने अपनी बाहें प्रलय की पीठ पर कस दी और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच प्रलय, मुझे बचाने के लिए। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए किया है सच में उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। प्रलय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसके कंधों पर नज़र डाली तो ईरा के कपड़े फटे होने की वजह से उसके गोरे कंधे उसे साफ साफ दिखाई देने लगे। उसने तुरंत ईरा पर से अपनी नज़रें हटाई और बोला, साइड हटो। लेकिन ईरा साइड नहीं हटी, बल्कि उसके सीने से यूं ही लगी रही और अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई तो वो लुढ़क कर नीचे गिरने को हुई। प्रलय ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। जब उसे बेड पर लेटा रहा था तो वो उसके ऊपर हल्का सा झुका हुआ था। उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और ईरा के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारी तो ईरा होश में आई। प्रलय ईरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? ईरा ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। प्रलय उसे देखते हुए बोला, घर चलने की हालत में हो? ईरा उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे अपनी गोद में उठा लो। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए उसने अपनी उंगली अपने माथे पर रख ली। वो ईरा को अपनी गोद में उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फ़िलहाल उसे और कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि नीचे ज़मीन पर वो दोनों आवारा लड़के गिरे हुए थे और जैसी ईरा की सिचुएशन थी प्रलय किसी और को कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने वहीं साइड में गिरी हुई अपनी शर्ट किसी तरह ईरा पर लपेटी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईरा की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन जैसे ही प्रलय की नज़र उस पर से हटी उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय उसे लेकर रावत मेंशन में आया तो नताशा हाल में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। प्रलय ने जल्दी से ईरा को सोफे पर लौटाया और तुरंत नताशा के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? नताशा धीमे से बोली, हाँ भाइयों मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं ना? और ईरा को कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रलय ने ईरा की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे सामने ही है। और तुमसे किसने कहा था ऐसे अकेले क्लब जाने के लिए? मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम्हें पार्टी करनी होगी तो मुझे बताना, मैं अपनी टीम तुम्हारे साथ भेजूंगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नताशा मायूसी से बोली, आई एम सो सॉरी भाइयों, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी, प्लीज़ अब मुझे डांटिए मत। प्रलय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला,
तुम क्यों नहीं समझती हो बच्चा, ये न्यूयॉर्क नहीं है जहाँ पर तुम सेफ हो, ये इंडिया है और इंडिया में सेफ्टी और लड़कियाँ दोनों के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर तुम बिना गार्ड की टीम के कहीं नहीं जा सकती हो और आइंदा खबरदार, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म किए बिना घर से बाहर भी गई तो। नताशा ने अपना सिर झुकाया और बोली, ओके भाइयों, अब प्लीज़ आप ईरा को मेरे कमरे में छोड़ दीजिए, आज मैं ईरा के साथ ही रहूँगी। प्रलय ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया ताकि कोई सर्वेंट दिखे तो वो उससे हेल्प के लिए बोल सके, लेकिन नताशा तुरंत बोली, प्लीज़ भाइयों आप उसे छोड़ दीजिए ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सर्वेंट को बोलना सेफ होगा। प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, सेफ्टी की इतनी फिक्र थी तो क्लब गई ही क्यों? नताशा ने एक बार फिर से अपना सिर झुका लिया। प्रलय फ्रस्ट्रेट होते हुए ईरा की तरफ बढ़ा। ईरा अपनी सुनी सी नज़रों से उसे देख रही थी। भले ही वो मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन मन ही मन उसके अंदर लड्डू फूट रहे थे। प्रलय की गोद में उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय ही उसे मिल गया हो। प्रलय ने उसे नताशा के रूम में बेड पर लिटाया और उसके ऊपर से हटने लगा। तभी ईरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका तो प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ईरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? प्रलय ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आराम करो। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही ईरा बेड पर उठकर बैठी और मुस्कुराने लगी। तभी वहाँ पर नताशा आई और बोली, ओ गॉड, तुम्हारी हालत देखकर ही मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वहाँ पर क्या सीन हुआ होगा। प्रलय भाई का शर्टलेस होना और तुम्हें बचाना, वाह क्या फील आई होगी तुम्हें। ईरा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई है तो एकदम हीरो टाइप, एकदम कड़क और एटीट्यूड भी पूरा भरा हुआ। अब बस जल्दी से मेरी शादी करवा दो अपने भाई से, उसके बाद तो जितना भी एटीट्यूड है ना तुम्हारे भाई का, मैं अपने नखरे से कम करूँगी। नताशा हंसी और बोली, डोंट वरी, तुम्हारी ये डिमांड मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगी। प्रलय अपने कमरे में आया और कमरे में आते ही वो सीधा वॉशरूम में गया और शावर लिया। वो किसी और का टच भी अपनी बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वाइट कलर का लोअर पहने वो वॉशरूम से बाहर आया और आते ही बेड पर बैठकर उसने सबसे पहले सृष्टि को वीडियो कॉल किया। इस वक्त वो शर्टलेस था और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो सच में उसे एकदम हॉट लुक दे रही थी। सृष्टि जो सारा काम निपटा कर अभी आकर बेड पर लेटी ही थी। जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन साइलेंट किया और फिर बढ़ती हुई धड़कनों के साथ प्रलय की वीडियो कॉल रिसीव की तो सामने शर्टलेस प्रलय को देखकर जो धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी वो एकदम से रुक गई। वहीं प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो? सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसे आने में? प्रलय तुरंत बोला, मैं तुम्हारे सामने कहाँ आया, मैं तो फ़ोन पर हूँ, लेकिन तुम चाहो तो ऐसे मैं तुम्हारे सामने भी आ सकता हूँ। सृष्टि इरिटेट होकर बोली, बेशर्म कहीं के। प्रलय मुस्कुरा दिया। सृष्टि जल्दी से बोली, मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दूंगी। प्रलय भी तुरंत बोला, मैं घर पर आ जाऊंगा। सृष्टि गुस्से से बोली, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। प्रलय एटीट्यूड से बोला, बिना धमकियों के तुम मानती कहाँ हो, अब ये बताओ दवा ली तुमने? सृष्टि थोड़ा मुंह बनाकर बोली, हाँ ले ली। प्रलय उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए बोला, प्रूफ दो। सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, कैसा प्रूफ? अब मैंने दवा ली है, इस बात का क्या प्रूफ दूँ आपको? अपना पेट खोल कर दिखाऊँ कि हाँ मैंने दवा ले ली? प्रलय हंसा और बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम बेवकूफ़ ही हो। तुम मुझे दवाइयाँ भी दिखा सकती हो, अगर उनमें कम होगी तो मुझे पता चल जाएगा तुमने दवा ले ली। पेट खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि का मुंह छोटा सा हो गया। वो चिढ़ते हुए बोली, मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। प्रलय जिद करते हुए बोला, पहले मुझे दवा दिखाओ, कौन सी ली है? सृष्टि ने गुस्से से उसे देखा और फिर फ़ोन बेड पर अच्छे से सेट कर उठी और जाकर साइड टेबल में से दवाइयों वाली थैली लेकर आई। उसने उसमें से सारी दवाइयाँ प्रलय को चेक करवाई जो उसने ली थी। वो सारी एक एक गोली कम थी तो प्रलय ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, वेरी गुड, मेरे साथ रह रहकर समझदार हो गई हो। सृष्टि उसे देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताइए आपकी गर्दन पर ये चोट कैसे लगी? प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो यही देखना चाहता था कि सृष्टि को उसकी चोट दिखाई देती है या नहीं।
वो कुछ पूछती है या नहीं। और इतना इंतज़ार करने के बाद आखिर सृष्टि ने पूछा तो अब तक वो चोट उसे हल्का हल्का दर्द दे रही थी, लेकिन अब वो सारा दर्द गायब हो चुका था। वो अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही किसी से थोड़ी बहस हो गई थी। सृष्टि तुरंत बोली, बहस हाथापाई तक पहुंच गई? प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, हाथापाई सिर्फ मेरी तरफ से हुई, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चोट के अलावा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। सृष्टि गुस्से से बोली, हरकतें कब बंद करेंगे आप? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम आकर बंद करवा दो। सृष्टि एटीट्यूड से बोली, मैं नहीं आने वाली। प्रलय सर्द आवाज़ में बोला, उठा कर ले आऊँगा। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे सोना है। प्रलय शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, सो सकती हो, वैसे भी कुछ दिन बाद तो सोने ही नहीं दूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसका चेहरा लाल होने लगा था। उसने अपना पीलो अपने चेहरे से आगे कर लिया और हल्की हल्की नज़रें घुमाकर प्रलय की तरफ देखने लगी। प्रलय ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपने सीने को सहलाते हुए बोला, गर्मी लग रही है? सृष्टि बिना उसकी तरफ देखे बोली, एसी लगा होगा आपके घर पर, चला लीजिए। प्रलय हसरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम आकर ठंडक दो ना। सृष्टि ने अब अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मुझे सच में नींद आई है। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मुझे प्यार आया है, करने दो ना। सृष्टि ने अब उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, आप फ़ोन काट दे रहे हैं या नहीं? प्रलय रौब से बोला, अगर बिना इजाज़त के फ़ोन काटा तो 10 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे पास आने में, और वैसे भी अब तो दरवाजे से भी एंट्री अलाउड है। सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? प्रलय हंसा और बोला, तुम्हें परेशान करने का हक है मुझे। सृष्टि उसे थोड़ी गहरी नज़र से देखते हुए बोली, अभी हक दिया नहीं है मैंने। प्रलय भी थोड़ा इंटेंस वॉइस में बोला, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी हो, चाहे तो अभी प्रूफ करके दिखाऊं? सृष्टि का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। प्रलय उसे देखकर बोला, तुम्हें देखकर हसरत होती है तुम्हें प्यार करने की। सृष्टि ने फ़ोन साइड में रखा, जिससे अब वो अच्छी तरह से प्रलय को दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने तकिया उठाकर अपनी गोद में रखा और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अपनी हसरतों को कंट्रोल में रखिए। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन ज़्यादा देर ये कोशिश भी काम नहीं आएगी, नहीं कर सकता कंट्रोल खुद पर। तुम्हें देखकर कंट्रोल क्या, मैं खुद आपे से बाहर हो जाता हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत इंटेंस थी। सृष्टि ने फ़ोन वापस अपने हाथ में उठाया और प्रलय की तरफ देखकर बोली, कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ मैं, गुड नाइट। ये बोलकर सृष्टि ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो परेशान होते हुए बोली, क्या ही तबाही हो आप डिस्ट्रॉयर, सच में प्रलय ही हो आप, धड़कनों का प्रलय ला देते हैं आप। मुझे कभी ऐसा मानव के लिए फील नहीं हुआ जैसा आपके लिए फील होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो बदलने लगा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही खुमारी छाई हुई थी। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो प्रलय का फ़ोन एक बार फिर से आ रहा था, लेकिन इस बार वॉइस कॉल। उसने किसी तरह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल कर कॉल रिसीव किया। सामने से प्रलय की आवाज़ आई, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी इजाज़त के बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कैसे हुआ? सृष्टि धीमे से बोली, मैंने आपसे कहा ना मुझे कल ऑफिस आना है, तो अगर मैं आराम ही नहीं करूँगी तो ऑफिस कैसे आऊँगी? प्रलय तुरंत बोला, तुमसे किसने कहा कि आराम मत करो, लेकिन आराम करने के लिए फ़ोन डिस्कनेक्ट करना तो ज़रूरी नहीं है ना। फ़ोन साइड में रखो, यूं ही चलते रहने दो और चुपचाप सो जाओ। सृष्टि हैरानी से बोली, पागल हो गए हैं क्या आप, ऐसे ही फ़ोन चले रहने दो? प्रलय मुस्कुराकर बोला, तो मैंने कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ? मैं तो हूँ पागल तुम्हारे लिए। अब चुपचाप फ़ोन साइड में रखो और सो जाओ। सृष्टि को ऐसे सोना बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फ़ोन डिस्कनेक्ट करती तो दोबारा फ़ोन आ जाता, फ़ोन स्विच ऑफ करती तो प्रलय खुद ही यहाँ पर आ जाता। इसलिए उसने फ़ोन साइड में रखा और वापस बेड पर अच्छे से लेट गई। लेकिन बार बार उसका ध्यान फ़ोन पर ही जा रहा था, पर कुछ ही देर में उसे नींद आ चुकी थी। वहीं प्रलय ने तो अपना फ़ोन अपने चेस्ट पर रखा हुआ था, एकदम दीवाना था वो, जैसे सृष्टि को अपने पास ही महसूस कर रहा हो।
उसकी आंखों के सामने अभी कुछ वक्त पहले जो हुआ वो चल रहा था। इरा और नताशा का उस क्लब में जाना और इरा का वहाँ पर उस हालत में होना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन नताशा पर उसे पूरा ट्रस्ट था। उन सब यादों से बाहर निकलकर वो सृष्टि की बातों के बारे में सोचने लगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। यूं ही मुस्कुराते हुए वो कुछ ही देर में गहरी नींद में जा चुका था। सुबह तकरीबन 9 बजे बर्मा हाउस। सृष्टि सोच रही थी कि वो विन्नी से कैसे कहे कि आज वो ऑफिस ना जाए, क्योंकि विनी की तबीयत सच में सही नहीं थी। उसे विनी की फिक्र हो रही थी, लेकिन विनी ऑफिस जाने की जिद ठाने बैठी थी। तभी वर्मा हाउस के बाहर आकर एक लंबी सी गाड़ी रुकी। उस गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर सृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, मुझे विनी से बात करनी ही होगी। ऐसी हालत में उसका ऑफिस जाना बिल्कुल ठीक नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि बाहर से प्रलय अंदर की तरफ आया। तभी संतोष जी और विनी भी एकदम हैरान रह गई, जो अभी अभी विनी के कमरे से बाहर निकली थी। प्रलय मुस्कुराते हुए सृष्टि की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही संतोष जी और विनी बाहर आई वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया और बोला, गुड मॉर्निंग। विनी हैरानी से उसे देखते हुए उसके करीब हुई और बोली, आप यहाँ पर? प्रलय मुस्कुराया और बोला, कल तुमने मुझे कहा था कि तुम ऑफिस से एक भी दिन की छुट्टी नहीं लोगी, तो मुझे लगा शायद तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने देनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी जिद के चलते तुम्हारी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता, इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम्हें आज ऑफिस नहीं आने दूंगा। लेकिन हाँ, तुमसे मिले बिना तुम्हारा हाल चाल जाने बिना मैं नहीं रह सकता था, तो बस मैं तुम्हारा हाल चाल जानने आ गया। प्रलय को इतनी फिक्र करते देख विनी मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच जो आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बारे में सोचना तो बनता है, आखिर तुम इतनी इम्पोर्टेंट जो हो मेरे लिए। खैर अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? संतोष जी तुरंत बोली, जब विनी का ख्याल रखने वाले लोग आप जैसे हैं तो विनी को कहाँ कुछ हो सकता है। कल उसने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया, आप कितने अच्छे हैं वो जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आइए बैठिए, साथ में चाय पीते हैं। ये बोलकर संतोष जी ने प्रलय को सोफे पर बैठने का इशारा किया तो प्रलय तुरंत सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई सृष्टि? सृष्टि एकदम हड़बड़ा गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, ओ गॉड, मुझे खुद को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। संतोष जी ने उसे रोका और बोली, लेकिन चाय तो? प्रलय उनकी बात बीच में काट कर बोला, चाय तो फिर कभी भी आपके साथ पी सकता हूँ, लेकिन आज जो मीटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं चलता हूँ अब। ये बोलकर वो वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विनी मायूसी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसका मन था प्रलय को रोकने का, लेकिन प्रलय ने अब खुद ही उसे ऑफिस आने से मना कर दिया था, तो वो कैसे ही ऑफिस जा सकती थी। तभी प्रलय अचानक से एक बार फिर से रुका और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम आज एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ ही चलो, जल्दी भी पहुंच जाओगे। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ऐसे कैसे सबके सामने उसे अपने साथ चलने के लिए पूछ सकता है। लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग देखकर प्रलय ने संतोष जी की तरफ देखा और बोला, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर सृष्टि को मैं अपने साथ ले जाऊं? संतोष जी अब क्या ही कहती, वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आप दोनों ने ऑफिस ही तो जाना है। विनी का गुस्से से मुंह बन गया। वो यहाँ पर बेड पर बैठी रेस्ट कर रही थी और सृष्टि प्रलय के साथ उसकी लग्जरी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रही थी। वो तुरंत बोली, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? मैं अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ, काम कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रलय तुरंत विनी के पास आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा। मैंने कहा ना तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तो तुम रेस्ट ही करना होगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? प्रलय ने इतने प्यार से कहा, बिन्नी क्या ही बोलती, उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ये बोलकर प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, चलो सृष्टि। सृष्टि ने संतोष जी की तरफ देखा तो संतोष जी ने उसे जाने का इशारा किया। सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया और प्रलय के साथ घर से बाहर आ गई। प्रलय ने बाहर आकर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सृष्टि चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही वर्मा हाउस के बाहर से निकली, प्रलय ने तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा।
सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, क्या चीज़ है आप डिस्ट्रॉयर? आप जानते भी हैं अभी अभी आपने क्या किया है। अगर माजी को और बिनी को आप पर जरा सा भी शक हो जाता तो आप जानते हैं क्या होता। वो मुझे आपके साथ कभी नहीं आने देती और मुझे जॉब से भी हटा लेते। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वो लोग तुम्हें जॉब से तो बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। सृष्टि का चेहरा उतर गया क्योंकि प्रलय सच ही बोल रहा था। वो लोग उसे जॉब से तो बिल्कुल भी नहीं हटा सकते थे। उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जो प्रलय ने कसकर थामा हुआ था और अब उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए ना मेरा हाथ। प्रलय ने उसके हाथ पर हल्के से अपने होठों को रखा और उसकी तरफ देखकर बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, अब तो ये हाथ में पूरी जिंदगी नहीं छोड़ने वाला। सृष्टि का चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रिजॉर्ट के सामने रुकी तो सृष्टि हैरानी से बोली, ये हम कहाँ आए हैं? हम तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं हम? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, आज हम अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर आए हैं। लोग डिनर डेट पर जाते हैं पर मैं मेरी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट डेट पर आया हूँ। ये बोलते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ से आकर सृष्टि के लिए भी दरवाज़ा खोला। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो सृष्टि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। प्रलय के साथ ऐसे डेट पर आना उससे बहुत अजीब लग रहा था। वो तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा, हम ऑफिस चलते हैं ना, मुझे ऐसे यहाँ आना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। प्रलय उसे देखते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जल्दी से बाहर आओ। सृष्टि एक बार फिर रिक्वेस्ट भरी नज़रों से प्रलय को देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर राणा यहाँ से चलिए ना, मुझे सच में यहाँ पर अजीब लग रहा है। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, अब जल्दी बाहर आओ वरना मैं गोद में उठा लूँगा। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, ये बार बार मुझे धमकी देना बंद कीजिए डिस्ट्रॉयर। बार बार आप मुझे ये दो गोद में उठा लेने की धमकी देते हैं ना, मुझे आप पर बहुत गुस्सा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय नीचे की तरफ झुका और उसे सच में अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि हैरान रह गई। उसका गुस्सा धरा का धरा रह गया और उसके हाथ प्रलय के कंधे पर कस गए। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बोलो, क्या बोल रही थी? सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, अब क्या बोलूं? अब तो आपने जो करना था कर दिया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो फिर बोली क्यों? पहले ही चुप रहना चाहिए था ना। और तुम इतनी डरती क्यों हो? तुम्हें क्या ट्रस्ट नहीं होता मुझ पर? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मेरे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? उसके सवाल सुनकर सृष्टि का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कब प्रलय उसे रिसोर्ट के अंदर ले आया। रिसोर्ट का डाइनिंग एरिया पूरा प्रलय ने बुक करवा रखा था। सृष्टि को लेकर वो अंदर की तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें ज़मीन पर खड़ा करने का, लेकिन अगर तुम्हें ज़मीन पर खड़ा नहीं किया तो ज़मीन पर बिछे हुए फूल नाराज हो जाएंगे। ये बोलकर उसने सृष्टि को नीचे ज़मीन पर खड़ा किया तो सृष्टि ने नीचे की तरफ देखा जहाँ पर पूरा फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मन तो मेरा ये करता है कि तुम जहाँ जहाँ अपने कदम रखो वहाँ वहाँ मैं ये फूल बिछा दूँ, लेकिन गलियों सड़कों में बिछाए तो लोग मुझे सच में पागल समझेंगे। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसने लगी और प्रलय उसकी हंसी में खोने लगा। यही तो चाहिए था उसे, उसकी हंसती मुस्कुराती हुई सृष्टि। वो सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ लेकर आया। वहाँ उसने उसे चेयर को पीछे कर बैठने का इशारा किया तो सृष्टि डरी सहमी ही सही लेकिन चेयर पर बैठ गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे प्रलय के साथ देख ना ले। प्रलय ने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर पहले ही दिया हुआ था। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था उसकी सृष्टि को क्या पसंद है। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो वो सब आपने इसलिए किया था कि आप आज मुझे यहाँ पर ला सकें? प्रलय हैरानी से बोला, क्या किया मैंने? सृष्टि गुस्से से बोली, विनी को सीढ़ियों से नीचे गिराया। प्रलय तुरंत बोला, वो सब मैंने इसलिए नहीं किया था, तुम्हें तो मैं यहाँ पर कभी भी ला सकता था, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं। सृष्टि ने उसे घूरते हुए देखा। प्रलय तुरंत बोला, जो सच है वो सच है यूनिवर्स, तुम खुद भी अब मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। तुम बेशक से मानो या ना मानो, लेकिन तुम मेरी हो चुकी हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई।
वेटर ने जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करना शुरू किया तो सृष्टि हैरानी से टेबल पर देख रही थी। सारा नाश्ता सच में सृष्टि की पसंद का था। आलू के पराठे से लेकर गर्मा गर्म पोहा, आलू वाले टोस्ट और मसाला मैगी। ये सब देखते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा और बोली, आप ये नाश्ता तो रोज़ करते नहीं होंगे, तो ये बताइए ये आपने स्पेशली मेरे लिए। वो अभी बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को हल्का सा सहला कर बोला, हमारे लिए। सृष्टि का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा। उसने अपनी नज़रें चुरानी शुरू कर दी। आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि आज तक उसे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला था जो प्रलय उसे दे रहा था। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई उसे इतना प्यार करता है कि बिना उसके कहे, बिना उसके बताए ही उसे उसकी पसंद पता होगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या खाना पसंद करोगे? सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बताइए आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगे? प्रलय तुरंत बोला, तुम्हें। सृष्टि एकदम से चौंक गई। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मन तो तुम्हें खाने का करता है, लेकिन तुम जिद्दी बहुत हो, कहाँ खाने देती हो खुद को। पर कुछ दिन और रह लूँगा भूखा। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन सच में देखने लायक थे। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट में पूछ रही हूँ। प्रलय तुरंत बोला, तो अच्छा, मुझे लगा शायद डिनर की बात कर रही हो। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट में भी मैं तुम्हें ही खाऊंगा, बस टाइम आने दो। सृष्टि अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना, मैं जा रही हूँ, आप रहिए यहाँ पर। लेकिन वो अपना कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। सृष्टि सीधा उसके सीने पर आकर गिरी। उसका चेहरा प्रलय के चेहरे के बिल्कुल करीब था। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा परेशान। सही सही बताता हूँ तुम्हें, मुझे आलू के पराठे पसंद हैं, लेकिन बिना घी के। पर मैंने तुम्हारे लिए इनमें एक्स्ट्रा घी डलवाया है। पर नो इशू, तुम्हारे लिए मैं अपनी डाइट के साथ थोड़ी बहुत चीटिंग तो कर सकता हूँ। पर अगर तुम खाने के बाद कुछ मीठा खिलाओ तो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो शरारती एक्सप्रेशन थे उनसे सृष्टि को समझ आ रहा था कि वो क्या चाहता था। सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, हमें सब लोग देख रहे होंगे। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें लगता है कि हमारे आसपास भी कोई है? नज़र उठाकर देखो जाना, तुम्हें देखने का जो हक मुझे है वो मैं किसी और को ख्वाबों में भी नहीं दे सकता। मेरी जाना पर सिर्फ मेरी नज़रें होनी चाहिए और किसी की नहीं। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने सच में इधर उधर चेहरा घुमाकर देखा तो वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। प्रलय ने उसे सीधा किया और फिर अपने हाथों से उसे आलू का पराठा खिलाने लगा। कभी वो उसे पराठा खिलाता तो कभी थोड़ा सा पोहा, कभी वो ब्रेड टोस्ट विथ टोमेटो केचप, तो कभी मैगी। ये सारी चीज़ सृष्टि की इतनी ज़्यादा फेवरेट थी कि वो चारों अच्छे से खा रही थी और साथ साथ प्रलय को भी खिला रही थी। जब ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अब हम ऑफिस चलें, हमें देरी हो रही है, आपकी मीटिंग है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट काम बाकी है। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला जो कि ज्वेलरी बॉक्स था, जिसमें एक डायमंड ब्रेसलेट था। उसे देखते हुए सृष्टि की आंखें बड़ी हो रही थी। प्रलय ने बड़े ही प्यार से सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर वो ब्रेसलेट पहनाने लगा तो सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और डरते हुए बोली, ये मैं नहीं पहन सकती। प्रलय ने उसे सर्द नजरों से देखा और बोला, क्यों नहीं पहन सकती? सृष्टि मासूमियत से बोली, अगर किसी ने देख लिया तो? प्रलय बेफिक्री से बोला, देख लिया तो देख लिया, मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें ये पहनाना है। मैं पहली बार तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट लेकर आया हूँ, तुम ऐसे कैसे पहनने से मना कर सकती हो जाना? सृष्टि रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए ना डिस्ट्रॉयर, मैं इसे नहीं पहन सकती। प्रलय को अब गुस्सा आ रहा था, सृष्टि पर नहीं बल्कि इस बात पर कि वो सृष्टि से इतना प्यार करता है, सृष्टि भी उसे इतना प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो दोनों ना एक साथ रह सकते हैं और ना ही प्रलय सृष्टि को कोई गिफ्ट दे सकता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो सृष्टि को अच्छे से अपनी जगह पर बिठा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया तो सृष्टि हैरानी से बोली, क्या हुआ? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अपना पैर ऊपर करो। सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन क्यों?
प्रलय अब थोड़े रौब से बोला, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, जल्दी से अपना पैर ऊपर करो। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने अपना पैर ऊपर चेयर पर रखा। उसका वो गोरा नाजुक सफ़ेद एकदम छोटे से साइज़ का पैर ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे का हो। प्रलय नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा और वो ब्रेसलेट उसके पैरों में पहनाने लगा। सृष्टि प्रलय से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? ब्रेसलेट पैरों में कौन पहनता है? प्रलय ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, जो हाथों में नहीं पहन सकते वो पैरों में पहनते हैं। अब चुप हो जाओ, मुझे ये पहनाने दो। जैसे ही उसने थोड़ा डांट कर कहा तो सृष्टि बिल्कुल चुप हो गई। प्रलय ने वो ब्रेसलेट सृष्टि के नाजुक से पैर पर पहना दिए और फिर हल्के से उसके पैर को चूम लिया तो सृष्टि एकदम हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय को देख रही थी और प्रलय की आंखों में बसे प्यार को भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अब लग रहा है ये एकदम परफेक्ट। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के पैर को नीचे ज़मीन पर बड़े ही नाजुकता से रखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। सृष्टि भी अपनी जगह से खड़ी हुई और अचानक ही प्रलय के सीने से लग गई तो प्रलय चौंक गया, लेकिन उसने भी सृष्टि को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सृष्टि की आंखों में नमी थी जो फिलहाल प्रलय को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये नमी कहीं ना कहीं सृष्टि को सुकून दे रही थी। वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर उस डाइनिंग एरिया से बाहर खड़ा एक शख्स अपने हाथों में फ़ोन लिए हुए था और कांच की खिड़की में से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उनकी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद उसने एक नंबर पर सेंड किया और साथ ही साथ मैसेज लिखा, आपका काम हो गया। कहीं दूर बैठे एक शख्स ने उन पिक्चर्स को जब अपने फ़ोन पर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन फिर वो शैतानों की तरह हंसा और बोला, अब आएगा मज़ा। दोपहर के तकरीबन 2 बजे नताशा और ईरा राणा मेंशन में थी और ईरा गुस्से से नताशा को देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा भाई तो घर पर रहता ही नहीं है, सारा दिन ऑफिस या फिर बाहर। अब मैं उसे इम्प्रेस करूं तो कैसे करूं? कल रात के बाद एक बार भी उससे मुलाकात नहीं हुई है मेरी। नताशा कुछ सोचते हुए बोली, तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ भाइयों के ऑफिस में जाओ और वहाँ पर जाकर जो मुलाकात करनी है करो। ईरा की आंखें बड़ी हो गई। ईरा हैरानी से बोली, लेकिन मैं बहाना क्या बनाऊंगी? नताशा मुस्कुराई और बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर उसने वहाँ दूर खड़े सर्वेंट को इशारा किया और वो सर्वेंट जब उसके पास आया तो वो सर्वेंट को देखते हुए बोली, भाइयों के लिए जल्दी से टिफ़िन तैयार करो। उसकी बात सुनकर ईरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद ईरा राणा इंडस्ट्रीज पहुंची और टिफ़िन लेकर गाड़ी से बाहर निकली। नताशा ने उसे सब समझा दिया था कि उसे कौन से केबिन में जाना है और उसने पहले ही नताशा से कहकर अपनी एंट्री रजिस्टर करवा ली थी, तो उसे अंदर आने में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। वो सीधा प्रलय के केबिन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने केबिन का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने दीवार से लगकर सृष्टि खड़ी थी और उसके ऊपर प्रलय झुका हुआ था। प्रलय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और सृष्टि की पलकें झुकी हुई थी। हल्का सा प्रलय ने अपना चेहरा झुकाकर सृष्टि के गालों को चूम लिया तो सृष्टि के हाथ प्रलय की पीठ पर आ गए। उन दोनों को यूं देखकर ईरा ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो तुरंत अंदर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर प्रलय और सृष्टि की वो पिक्चर्स ली और केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर प्रलय सृष्टि की तरफ देखकर बिल्कुल सख्त होकर बोला, 10 दिन। उसके मुंह से 10 दिन सुनकर दृष्टि ने हैरानी भरी नज़रों से देखा तो प्रलय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास? इन 10 दिनों में मुझे मेरी सृष्टि राणा मेंशन में चाहिए। उसके बाद 1 मिनट का वक्त भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। 10 दिन का वक्त सुनकर सृष्टि का चेहरा उतर गया था, लेकिन फिर वो मन ही मन बोली, क्या मैं डिस्ट्रॉयर को वो सब बता दूं? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी छलक रही थी। तभी उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अचानक ही प्रलय का फ़ोन बजा तो सृष्टि एकदम से चुप हो गई। प्रलय ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा नताशा का फ़ोन था। उसने नताशा का कॉल रिसीव किया। सामने से नताशा की आवाज़ आई, आप कहाँ हैं भाइयों? प्लीज़ जल्दी से घर पर आइए ना, मुझे आपसे कोई बात करनी है। प्रलय हैरानी से बोला, लेकिन तुम फ़ोन पर भी तो बात कर सकती हो ना, बताओ मुझे क्या बात है? नताशा जिद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे आमने सामने बैठकर आपसे बात करनी है। अगर आप घर पर नहीं आ सकते तो मैं ऑफिस आ जाती हूँ।
उसकी बात सुनकर प्रलय सृष्टि की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। वो नताशा को सृष्टि से मिलाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस मुझे 15 मिनट्स दो। ये बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कहीं जा रहे हैं? प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन ऑफिस आवर्स ख़त्म होने से पहले पहले मैं आ जाऊँगा। तुम मेरे साथ ही वापस घर जाओगी, ओके? सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और प्रलय उसके माथे को हल्का सा चूम कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब मैं डिस्ट्रॉयर से कुछ छिपा नहीं सकती, मुझे जल्द से जल्द उन्हें सारा सच बताना होगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी एक बार फिर से छलकने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में प्रलय जैसे ही घर पहुंचा, हाल में इधर उधर टहल रही नताशा तुरंत भागते हुए उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। प्रलय एकदम चौंक गया। उसने तुरंत उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से अलग किया और बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? नताशा रोते हुए शिकायती लहजे में बोली, तो और क्या करूं भाइयों, मैंने सोचा था कि मैं इंडिया वापस आऊंगी और आपके साथ अच्छे से रहूंगी, आपके साथ एंजॉय करूंगी, हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आप जब मुझे एयरपोर्ट से घर लेकर आए थे तब आपने कहा था कि आप मुझे शॉपिंग कराएंगे, लेकिन आपने तो मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई और एक बार भी मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गए। नताशा की बात सुनकर प्रलय हैरान रह गया। नताशा कभी ऐसे बच्चों की तरह शिकायतें नहीं करती थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड ज़रूर करती थी, लेकिन इस तरह से रोकर शिकायत करना उसका स्टाइल ही नहीं था। वो हंसा और बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो नताशा, और तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मुझे यूं कह दो, इसमें रोने की क्या बात है? नताशा मुंह बनाते हुए बोली, रोने की ही तो बात है ना भाइयों, क्योंकि पहले मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो मुझे हर बात आपको कहनी पड़ती है। पता नहीं आजकल आप कहाँ खोए रहते हैं। आपको अपनी नताशा की तो फिक्र ही नहीं है। आप तो मुझे प्रिंसेस कहते थे, लेकिन अब तो जैसे आप मुझे प्यार ही नहीं करते। प्रलय एक बार फिर से हंसा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुम अभी भी मेरी प्रिंसेस ही हो। बस अब ये प्रिंसेस रोने बहुत लगी है। एक तरफ नताशा प्रलय का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही उसे ईरा ने बताया कि प्रलय ऑफिस में किसी लड़की के साथ क्लोज था और उसे उन दोनों की पिक्चर्स भी दिखाई, तो नताशा तुरंत उस लड़की को पहचान गई थी कि वो लड़की सृष्टि है, जो प्रलय की पर्सनल असिस्टेंट है और उस दिन होली पार्टी में भी आई थी। नताशा ने सोच लिया था कि वो सृष्टि को तो खुद हैंडल करेगी, पर पहले उसे प्रलय और ईरा को भी क्लोज लाने के बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूर खड़ी ईरा प्रलय और नताशा को देख रही थी। नताशा का प्लान वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उन दोनों को यूं देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। नताशा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अगर अभी भी मैं आपकी प्रिंसेस हूँ तो मुझे नहीं पता आज मुझे आपके साथ शॉपिंग पर जाना है, अभी इसी वक्त। प्रलय ने उसकी बात सुनकर अपने हाथ में बधी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिस पर 7 बजने वाले थे, मतलब ऑफिस आवर्स खत्म होने वाले थे। उसने सृष्टि को ड्रॉप करने के लिए जाना था। वो नताशा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ जाओ, मैं मॉल में तुम्हें ज्वाइन करूँगा, बस मुझे आधे घंटे का वक्त दे दो। नताशा तुरंत रूठते हुए बोली, मुझे पता ही था भाइयों, आप सच में आप बदल गए हैं। पहले तो कभी आपको मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता था और अब आपको पता नहीं कौन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अपनी प्रिंसेस को भी भूल गए। ठीक है, मैं आज ही यहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाऊँगी, मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में पैकिंग करने। ये बोलकर नताशा मायूस सा चेहरा लेकर अपने रूम में जाने लगी तो प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका और बोला, ओ गॉड, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है नताशा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? लेकिन मेरी प्रिंसेस ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो मेरी हर बात मानती थी ना, तो अब क्या हुआ? नताशा गुस्से से बोली, तो आप भी तो मेरी हर बात मानते थे ना भाइयों, लेकिन अब आपको भी पता नहीं क्या हो गया है। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। प्रलय को नताशा के आगे हारते देख हीरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। जैसे ही प्रलय ने कहा कि वो तुरंत रेडी होकर आए तो नताशा का चेहरा भी खिल गया।
वो तुरंत प्रलय के सीने से लग गई और बोली, आई लव यू सो मच भाइयों, आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। ये बोलकर वो तुरंत उससे अलग हुई और फिर इरा की तरफ घूमते हुए बोली, आओ हम जल्दी से रेडी होकर आते हैं। प्रलय तुरंत बोला, इरा भी हमारे साथ जाएगी। नताशा प्रलय की तरफ पलटकर बोली, ऑफ कोर्स भाइयों, क्यों आपको इरा से कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रलय अब नताशा से क्या ही बोलता, उसे इरा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इरा की वाइफ्स उसे बहुत अलग लगती थी। इरा का उसके क्लोज आने की कोशिश करना उसे साफ नज़र आता था। तभी कुसुम जी वहाँ पर आई और हंसते हुए बोली, तो आखिर तुमने अपने भाइयों को शॉपिंग पर जाने के लिए मना ही लिया। नताशा मुस्कुराई और बोली, भाइयों को तो मानना ही था, क्योंकि भाइयों अपनी प्रिंसेस से इतना प्यार जो करते हैं। मैंने कहा था ना आपसे, भाइयों कभी मुझे किसी बात के लिए मना कर ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर कुसुम जी मुस्कुराई। वो प्रलय की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी छलक रही थी। नताशा इरा को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली गई। कुसुम जी प्रलय के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी क्यों झलक रही है? कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? किसी से मिलने जाना है तुम्हें? कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, तो आखिर आपको पता लग ही गया। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ जाना था कहीं, पर फिलहाल नताशा के साथ शॉपिंग पर जाना ज़रूरी है, तो बस उसके साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। कुसुम जी उसका हाथ थाम कर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम्हें उसी के पास जाना है जिसके पास आजकल तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों रहने लगे हैं? प्रलय का चेहरा ब्लश करने लगा। उसके चेहरे पर वो लाली देखकर कुसुम जी मुस्कुराई और बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता प्रलय, तुम मेरे सामने खड़े हो जिस इंसान के चेहरे पर मैं हमेशा से गुस्सा और एटीट्यूड देखती आई हूँ, आज उसके चेहरे पर किसी के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा है। क्या प्रलय और सृष्टि के खुशियों को नताशा की नज़र लगेगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।